तो फिल्म की कहानी 1974 में शुरू होती है, जहां हम ओरेगन स्टेट में एक काफी वाइड सा घर देखते हैं। इस घर में एक बच्ची थी जो कि घर के पास एक कार को आता देखती है। बच्ची अपनी पोलरॉइड कैमरा लेके बाहर जाती है, जहां पीछे से उसे एक स्ट्रेंजर आदमी बुलाता है। यह आदमी एकदम पेल था, यानी कि एकदम ही वाइट, इतना कि मानो उसके शरीर में खून ना हो। एंड इन जनरल ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। आदमी बच्ची से कहता है कि इट्स ऑलमोस्ट योर बर्थडे, एंड देन वो बहुत ही क्रीपीली हंसता है। इस पूरे सीक्वेंस के दौरान हम इस आदमी का चेहरा बहुत क्लियरली नहीं देख पाते एंड सीन यहाँ कट होता है। यहाँ से कहानी 20 साल आगे 1990s में आ जाती है, जहां हम ली हार्कर नामक न्यूली रिक्रूटेड FBI एजेंट से मिल पाते हैं। ली अपने पार्टनर FBI एजेंट के साथ एक क्रिमिनल को ट्रैक करने जाती है और वहां समहाउ ली को फील होता है कि क्रिमिनल एक रैंडम घर के अंदर है। ली ये बात अपने पार्टनर को बताती है, लेकिन पार्टनर ली की बात को सीरियसली नहीं लेता। स्टिल वो उस घर को चेक करने जाता है जिसे ली पॉइंट आउट की थी, एंड टू अ सरप्राइज क्रिमिनल वाकई अंदर था, जो कि एजेंट को शूट करके मार देता है। ली यहाँ समहाउ इस क्रिमिनल को गन पॉइंट पे सरेंडर करवाती है एंड यहाँ सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम ली को एक साइकोलॉजिकल एंड नंबर्स टेस्ट देते देखते हैं, एंड देन हम ली को एक काफी सीनियर एजेंट कार्टर के साथ देखते हैं। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ली के पास अमेजिंग इंट्यूशन है, यानी वो समहाउ चीजों को भांप लेती है लाइक सम सिक्स्थ सेंस। इसको क्लैरवॉयंस कहा जाता है और एजेंट कार्टर का मानना था कि ली काइंड ऑफ हाफ साइकिक तो जरूर है, तभी तो वो नंबर्स एंड साइकोलॉजिकल वाले टेस्ट में इतना जबरदस्त परफॉर्म करी। इनफैक्ट लास्ट केस में ही ली को अपने आप क्रिमिनल का घर पता लग गया था। ऐसे में कार्टर ली को एक ऐसा केस सौंपते हैं जो कि पिछले कई सालों से ओपन पड़ा है विथ नो क्लूज। अब केस इस उम्मीद में सौंपा गया था कि ली में भी कुछ अलग डिड्यूस कर सके एंड ये केस वापस से ओपन हो जाए। इस केस में कई सालों से ओरेगन में फैमिलीज मारी जा रही थी और हर केस में पहले फादर अपने आपे से बाहर होके अपनी बीवी और बेटी को मारता, देन वो खुद को भी खत्म कर लेता। ये कत्ले इतनी ब्रूटल होती थी कि हस्बैंड वाइफ को 60+ टाइम स्टैब कर देता था। मतलब तब तक चाकू मारते रहो जब तक चाकू टूट न जाए। देन हर एक क्राइम सीन पे एक अजीब सा क्रिप्टिक लेटर मिलता, जिसमें किसी तरह की कोड लैंग्वेज में कुछ तो लिखा गया होता था। ये लेटर सैटानिक दिखती थी और हर लेटर पे लॉन्ग लेग्स लिखा गया होता था, डिपिक्टिंग कि लॉन्ग लेग्स ही इन लेटर को लिखा है। इनफैक्ट इस लेटर की जो हैंडराइटिंग थी वो किसी भी विक्टिम के हैंडराइटिंग से बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो जाहिर सी बात है कि ये कत्ल और लेटर्स लॉन्ग लेग्स ही कर रहा था। बट द क्वेश्चन हियर वाज कि लॉन्ग लेग्स आखिर है कौन। ली फौरन इस केस के सारे डॉक्यूमेंट्स लेती है और अपनी छानबीन शुरू करती है। ली पाती है कि किसी भी केस में हाउस के अंदर किसी और इंसान की फोर्स्ड एंट्री बिल्कुल भी नहीं थी। सो इट्स सेफ टू से कि हर एक घटना में पिता खुद ही पागल हो के पूरे परिवार को मारा। बट देन हर केस में लॉन्ग लेग्स का लेटर मिला था, मतलब इन कत्लों को समहाउ लॉन्ग लेग्स बिना घर में घुसे ही अंजाम दिया। ली यहाँ कुछ और बातें डिड्यूस करती है, लाइक हर एक विक्टिम फैमिली में एक 9 साल की बच्ची जरूर थी और हर बच्ची का जन्मदिन 14 तारीख को ही था। महीना डिफरेंट हो सकता है लेकिन तारीख हमेशा 14। इनफैक्ट कत्ल भी बच्चियों के बर्थडे के 6 दिन पहले या बाद तक के अंदर ही होता था। ली अपनी सारी फाइंडिंग्स एजेंट कार्टर को बताती है और उस दिन ली कार्टर के फैमिली से भी मिल पाती है, जहां कार्टर की वाइफ थी एंड देन उसकी छोटी बेटी भी थी नेम्ड रूबी। रूबी ली को अपने बर्थडे पे इनवाइट करती है। मूविंग ऑन, उस रात ली को ऐसा लगता है मानो कोई उसके घर के बाहर है, लेकिन चेक करने पे उसे कोई नहीं मिलता। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली किसी को तो ली के घर में चलते जरूर देख पाते हैं। नाउ जब ली वापस घर के अंदर जाती है तो उसे वहां एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक बर्थडे कार्ड था। तो इस बर्थडे कार्ड की राइटिंग्स एंड 9 सर्कल्स ऑफ हेल बुक की मदद से ली लॉन्ग लेग्स के क्रिप्टिक लेटर्स को डिकोड कर लेती है। अब अगले दिन FBI को एक और ऐसी कत्लों वाली इंसिडेंट की खबर मिलती है जहां पूरी फैमिली ट्रिप प्लान की थी और वो सब तकरीबन 1 महीना पहले मारे जा चुके थे एंड मास्टर बेडरूम में सर रहे थे, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को लगा कि वो लोग तो ट्रिप पे गए हैं तो कोई चेक ही नहीं किया। नाउ एज यूजुअल लॉन्ग लेग्स यहाँ भी एक लेटर छोड़ा था और क्योंकि अब तक ली लॉन्ग लेग्स के साइफर को डिकोड कर चुकी थी तो वो ये वाला लेटर इजीली ट्रांसलेट कर लेती है। इतना ही नहीं, हर एक कत्ल के डेट्स को लीनियर कैलेंडर पे मार्क करने के बाद ली को एक रिवर्स ट्रायंगल का शेप मिलता है, जो कि ऑब्वियसली शैतान का सिंबल था। अब इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक डेट चाहिए थी, विच वाज 13th, यानी कुछ ही दिनों में 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स फिर से स्ट्राइक करने वाला है। इस पॉइंट पे ली अपनी नई फाइंडिंग्स एजेंट कार्टर को बताती है। साथ ही वो कहती है कि लॉन्ग लेग्स के लेटर में एक बात वो बार बार लिखा था कि उसे कैमरन फैमिली वाली कत्लों के टाइम बड़ा मजा आया था। नाउ ऑफ कोर्स कैमरन फैमिली भी लॉन्ग लेग्स की एक अर्ली विक्टिम्स में से थी, यानी 1974 के दौरान ऑलमोस्ट। बट दिस केस वाज अ लिटिल डिफरेंट। क्योंकि इस केस में डॉटर कैरी एन समहाउ सर्वाइव
कर गई थी और वो फिलहाल एक मेंटल असाइलम में है। ऐसे में काटो और ली पहले तो कैमरन फैमिली के फार्म्स पे जाते हैं, जहां छानबीन के बाद उन्हें एक लाइफ साइज डॉल यानी इंसानों जितना बड़ा डॉल मिलता है, जो कि बचपन वाली कैरी एन जैसी ही दिख रही थी। इस डॉल को ये लोग फौरन चेक करवाते हैं और इन्हें पता लगता है कि ये डॉल्स हैंडमेड हैं। इनफैक्ट इन्हें काफी खूबसूरती से और बारीकी से बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस डॉल के हेड में एक हॉलो मेटल का स्फीयर है और वी कैन से हॉलो मेटल ऑर्ब है, जिसका कुछ सेंस नहीं बनता। अब इस ऑर्ब से किसी तरह की वाइब्रेशंस आ रही थी और इन वाइब्रेशंस को फील करके ली को अजीब से साइकिक विजन्स आते हैं, जिसमें वो लॉन्ग लेग्स को डॉल्स के साथ देख पा रही थी। इतना ही नहीं, जो बंदा डॉल को एग्जामिन कर रहा था वो तो कहता है कि उसे डॉल के नजदीक आने पे अपनी एक्स वाइफ का नाम सुनाई दिया। ये सब सुनकर ली तुरंत डिड्यूस करती है कि हर एक विक्टिम फैमिली को जरूर एक ऐसी डॉल मिली होगी जो कि घर के डॉटर से मिलती जुलती एक लाइफ साइज्ड डॉल होगी। कार्टर ली के इस बोल्ड क्लेम को खारिज तो नहीं करता, ऑल्दो वो इसमें भरोसा भी नहीं कर रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक अजीब क्रीपी आदमी पे फोकस करती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। यही बंदा लॉन्ग लेग्स है और हम उसे एक दुकान से बहुत ही वियर्ड वे में कुछ सामान खरीदते देखते हैं। इनफैक्ट हम समझ पाते हैं कि वो अपनी कार में किसी को विजिट करने जा रहा था। खैर इसके बाद लियो कार्टर कैरी एन से मिलने जाते हैं, जो कि एक मेंटल असाइलम में थी। यहाँ इन्हें पता चलता है कि कैरी पिछले 20 साल से अजीब मेंटल स्टेट में है, जहां उसे आसपास का कुछ अता पता नहीं होता, ना ही वो कुछ बोलती है ना सुनती है। लेकिन सडनली एक दिन पहले वो एकदम से काइंड ऑफ ठीक हो गई है। इतना ही नहीं, पिछले 20 साल में पहली बार कैरी से मिलने कोई यस्टरडे आया था और जो भी मिलने आया था वो रजिस्टर में अपना नाम ली हार्कर लिखा था। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे सिचुएशन को देखकर हम व्यूअर्स अंदाजा लगा पाते हैं कि लॉन्ग लेग्स ही कैरी से मिलने आया होगा। देन वही समहाउ कैरी को नॉर्मल कर दिया और वो ली को भी जानता है, तभी तो वो ली का नाम रजिस्टर में लिखा। यही सेम थियरी ली की भी थी, लेकिन ऑफ कोर्स कार्टर को अब ली पे ही थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग लेग्स और ली का कनेक्शन तो जरूर है। खैर ली यहाँ कैरी से कुछ सवाल जवाब करती है, लेकिन कैरी कुछ भी सीधी भाषा में जवाब नहीं दे रही थी। ऑल्दो कैरी की बातों से हम व्यूअर्स इतना जरूर समझ पाते हैं कि कैरी लॉन्ग लेग्स के लिए डिवोटेड है और उसके कहने पे वो जान ले भी सकती है और दे भी सकती है। इनफैक्ट कैरी ये तक पॉइंट आउट करती है कि कैसे ली का चेहरा उसे देखा देखा सा लग रहा है। इनफैक्ट कैरी का कहना था कि ली भी इन सब से जुड़ी हुई है, उसे बस अपनी भूली हुई पास्ट को याद करना होगा। वैसे कैरी यहाँ ये भी रिवील करती है कि कैसे उसके घर में कत्ले हुई थी, जहां एज यूजुअल उसके पिता ही मॉम को एंड खुद को मारे थे। नाउ इस पॉइंट तक काटो को भी बहुत स्ट्रांगली लगने लगा था कि ली का भी लॉन्ग लेग्स के केस के साथ कुछ तो कनेक्शन है। इनफैक्ट काटो पुराने रिकॉर्ड्स में पाता है कि 13 जनवरी 1974 को ली की मां रुथ पुलिस में कंप्लेन की थी कि कोई तो इंसान उनके घर के नीचे आया है, जो कि अजीब व्हाइट एंड पेल सा दिख रहा है, और वो इंसान छोटी ली यानी जब ली 9 साल की थी उससे बात कर रहा था। अब भले आगे कभी इस कंप्लेंट को बढ़ाया नहीं गया, लेकिन दिस शोज सम कनेक्शन, स्पेशली दिस कि ली का बर्थडे भी 14th को ही है। जी हाँ, ऑन 14th जनवरी, और 1974 में ली भी 9 साल की ही हुई थी। तो इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस मिलने के कारण कार्टर ली को अपनी माँ के घर जाके पुरानी चीजें चेक करने कहता है, ताकि ली को में भी बचपन की घटनाओं से कुछ याद आ सके। तो ली फौरन अपनी माँ रूथ के घर जाती है और इनकी कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि इन दोनों के रिश्तों में थोड़ी दरार जरूर है। रूथ यहाँ ली से पूछती है कि क्या ली अपने प्रेयर्स करती है, और ली के ना बोलने पर रूथ अजीब तरह से हंसती है। खैर घर में ली को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ पोलरॉइड फोटोज थे। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को यह कंफर्म कर दिया जाता है कि मूवी के पहले सीन में जिस बच्ची को लॉन्ग लेग्स विजिट किया था वो ली ही थी। इतना ही नहीं, बचपन में ली अपने पोलरॉइड कैमरा से लॉन्ग लेग्स की फोटो भी ली थी, और अभी ली को लॉन्ग लेग्स की एक क्लियर फोटो भी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ली यहाँ अपनी माँ रूथ से 13 जनवरी 1974 के बारे में पूछती है और रुथ कहती है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वैसे रुथ के एक्सप्रेशन से यह क्लियर था कि रुथ कुछ तो छिपा रही है, और कुछ फ्लैशबैक से हमें दिखाया भी जाता है कि लॉन्ग लेग्स को देख के ही रुथ उस दिन पुलिस को कॉल की थी। इनफैक्ट वो लॉन्ग लेग्स को कन्फ्रंट भी की थी, आस्किंग कि वो उनकी बेटी के पास क्या कर रहा है। लॉन्ग लेग्स यहाँ बस अजीब तरह से हंसा था, एंड दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर रूथ और ली उस वक्त लॉन्ग लेग्स से बचे कैसे थे। मतलब लॉन्ग लेग्स ही तो सीरियली कितने लोगों को मार रहा है, तो फिर रूथ और ली उस टाइम कैसे बच गए।
डोंट वरी, ये राज फिल्म के साथ नहीं जाएगा बल्कि इसका खुलासा जल्द ही होगा। खैर ली को अब लॉन्ग लेग्स का फोटो मिल चुका था और वो ये फोटो कार्टर को देती है। कुछ ही देर में पुलिस वाले इस फोटो की मदद से लॉन्ग लेग्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इंटरोगेशन रूम में लॉन्ग लेग्स अजीब बिहेव कर रहा था और पुलिस वाले क्लियरली समझ गए थे कि ये आदमी शैतान की पूजा करने वालों में से एक है। यहाँ एक पुलिस वाली बहुत ही फनी डायलॉग भी बोलती है कि शैतान की पूजा करना अमेरिका में कोई क्राइम नहीं है, तो हम इसे उस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। जो भी हो, लॉन्ग लेग्स पकड़ा गया था, देन उसकी हैंडराइटिंग मैच हो गई थी लेटर्स से एंड सब कुछ प्रूफ्स मिल गए थे। सो द केस इज क्लोज्ड, राइट? रॉन्ग, क्योंकि ली को अब ऐसा लगने लगा था कि लॉन्ग लेग्स अकेले ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान रहे कि किसी भी विक्टिम के घर में ब्रेक इन नहीं हुआ था, तो वो लेटर्स वगैरह कैसे घर के अंदर पाए जाते थे। अब अपनी इस थियरी को कंफर्म करने के लिए ली लॉन्ग लेग्स से पूछताछ करने जाती है और लॉन्ग लेग्स के हाव भाव से क्लियर था कि वो ली को अच्छे से जानता है। लॉन्ग लेग्स कहता है कि आई सर्व द मैन डाउनस्टेयर्स, यानी मैं ऐसे इंसान के लिए काम करता हूं जो नीचे रहता है। यहाँ नीचे से अर्थ नरक का हो सकता है या फिर अंडरवर्ल्ड का, एंड दिस टेल्स अस कि लॉन्ग लेग्स शैतान के लिए काम करता है। ली कहती है कि उसे पता है कि इन कत्लों में लॉन्ग लेग्स का कोई और भी साथ दे रहा था, तो वो आखिर कौन है? इस पे लॉन्ग लेग्स जवाब देता है कि ये सवाल तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती। इसके बाद लॉन्ग लेग्स हेल सैटन कहता है एंड देन ली के सामने टेबल पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे देता है। अब ये देखकर ली शॉक में थी, वहीं कार्टर काफी गुस्से में था। क्यों? क्योंकि ली बार बार लॉन्ग लेग्स से पुश कर रही थी कि उसका कोई साथी जरूर है और शायद इससे ट्रिगर होकर लॉन्ग लेग्स खुद को मार लिया होगा। इतना ही नहीं, पैरेलल में कैरी एन भी कूद के अपनी जान दे दी थी इन मेंटल असाइलम। खैर यहाँ लॉन्ग लेग्स ली के माँ को जरूर मेंशन किया था और ऐसे में ली एजेंट ब्राउनिंग के साथ वापस अपनी माँ रूथ के घर जाती है। ली घर के अंदर जाती है लेकिन तभी वो बाहर खिड़की से अपनी माँ को देखती है जो कि नन वाली ड्रेस पहन ली थी और वो एक शॉटगन से एजेंट ब्राउनिंग को मार गिराती है। जी हाँ दोस्तों, ली फौरन अपनी पिस्तल अपनी माँ पे तान देती है और यहाँ वो अपनी माँ के सामने एक लाइफ साइज्ड डॉल देखती है जो कि ऑफ कोर्स ली के बचपन वाले यानी 9 इयर्स वाले लुक से रिजेंबल कर रही थी। ली को समझ आने लग गया था कि लॉन्ग लेग्स की पार्टनर और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ रूथ है और ऐसे में ली कहती है कि लॉन्ग लेग्स मर चुका है। ये सुनते ही रूथ कहती है कि लॉन्ग लेग्स अब फ्री हो गया है और ली भी अब फ्री है। ऐसा कह के वो अपनी शॉटगन से ली के डॉल का सर उड़ा देती है जिससे डॉल के अंदर वाला मेटल और भी फट जाता है और धुआं निकलने लगता है ब्लैक सा कुछ। इसके ठीक बाद ली को फील होता है मानो उसके ऊपर से किसी तरह का डार्क मैजिक या स्मोक उठ गया हो एंड देन ली वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से हमें रूथ के नरेशन के थ्रू पास्ट में ले जाया जाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि आखिर 13 जनवरी 1974 को क्या हुआ था। तो उस दिन लॉन्ग लेग्स, जिसका रियल नेम डेल कॉबल है और जो पेशे से डॉल मेकर है, वो 9 साल की होने वाली ली से मिला था और उससे क्रीप आउट होकर रूथ पुलिस को कंप्लेन की थी। उस टाइम तो लॉन्ग लेग्स चला गया लेकिन बाद में वो आके रूथ को बांध दिया और उसे एक चॉइस दिया। चॉइस ये है कि अगर रूथ उसे अंदर आने दी तब तो ठीक है, वरना वो रूथ को बार बार विजिट करेगा, इनफैक्ट वो ली को मार देगा। तो उसी पॉइंट से रूथ लॉन्ग लेग्स की पार्टनर बन गई और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर लॉन्ग लेग्स रूथ एंड ली को ही क्यों चुना। तो वेल, ली के पिता नहीं थे। आइडियली देखा जाए तो लॉन्ग लेग्स जिन्हें भी मारता था वहां फैमिली में पिता ही पागल होकर पूरे परिवार को मारते थे और भले ली का जन्मदिन भी 14th को ही था लेकिन घर में उसके पिता थे ही नहीं। तो हाँ, लॉन्ग लेग्स इसी का फायदा लेके रूथ को अपना पार्टनर बनाया और अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कत्ले होती कैसे थी। तो लॉन्ग लेग्स लाइफ साइज्ड डॉल्स बनाता था जिसके अंदर वो सैटानिक मेटल स्फीयर रख देता था। इस स्फीयर की वाइब्स ऐसी थी कि वो किसी भी फैमिली में जो मेन पिता मेंबर होता है उसको पागल कर देगा, जिसके बाद पिता अपनी पत्नी को मारेगा, देन बेटी को एंड फाइनली खुद को खत्म कर लेगा। अब ये डॉल्स विक्टिम्स तक पहुंचाए कैसे जाते थे? यहीं पे काम आती थी रूथ जो कि नन का ड्रेस पहनती थी और विक्टिम के घर जाके कहती थी कि उन्होंने चर्च की तरफ से कॉन्टेस्ट में एक गिफ्ट जीता है। नाउ चर्च से कुछ भी आया है तो लोग उस पर शक नहीं करते हैं। एंड गिफ्ट क्या होता है? वेल, वही लाइफ साइज डॉल जो कि उनकी 9 साल की बेटी की तरह ही दिखती है। इसी गिफ्ट पैकेज में यूजुअली लॉन्ग लेग्स का लेटर भी होता था एंड जैसे ही फैमिली गिफ्ट ओपन करती पति पागल होकर पूरी फैमिली को ही मार देता। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग लेग्स के हर एक डॉल में शैतानी शक्ति थी। इनफैक्ट जो डॉल वो ली के लिए बनाया था उस डॉल के कारण ही ली को अपने बचपन का ज्यादा कुछ याद ही नहीं रहता था। जी हाँ दोस्तों, ली इतनी भ्रमित थी कि उसे ये तक कभी नहीं पता चला कि लॉन्ग लेग्स उसकी माँ के घर के बेसमेंट में ही रहता था और वहीं पे डॉल्स बनाता था। तभी तो जब फाइनली ली वाली डॉल को शॉटगन से उड़ा दिया गया तो ली को सब कुछ याद आया क्योंकि वो मेटल ऑर्ब, सैटानिक मेटल ऑर्ब वो टूट चुका था और उसी की मैजिक उठने के कारण ली बेहोश हुई थी। अब क्या आपको याद है कि लॉन्ग लेग्स कहा था कि आई सर्व द मैन डाउनस्टेयर्स? वेल, देखा जाए तो रूथ वाज आल्सो सर्विंग अ मैन डाउनस्टेयर्स। मतलब लिटरली
लिटरली लॉन्ग लेग्स रूथ के घर के बेसमेंट में रहता था, सो वी कैन से कि लॉन्ग लेग्स शैतान का ही एक डिपिक्शन है। खैर अभी लॉन्ग लेग्स का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक परिवार का कत्ल होना बाकी था ना। उसी कत्ल के बाद तो इन्वर्टेड ट्रायंगल कंप्लीट होगा। तो हाँ, ली को होश आता है और उसे अपनी माँ के घर में फोन पे कॉल आता है, जहाँ दूसरी साइड से कॉलर कहता है कि वो रूबी की बर्थडे पार्टी मिस कर देगी। ये आवाज लॉन्ग लेग्स की लग रही थी, बट सिंस वो मर चुका है वी कैन अज्यूम कि ये कॉल शैतान खुद किया होगा, या फिर ये रूबी के मन में है। इस पे आगे थ्योरी में बात करेंगे। वैसे इस कॉल का मतलब ये था कि लॉन्ग लेग्स की अगली विक्टिम रूबी एंड हर फैमिली है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एजेंट कार्टर की फैमिली है। जी हाँ दोस्तों, रूबी का जन्मदिन भी 14th को ही था और ये रियलाइज करते ली फौरन कार्टर के घर जाती है। वहां पहुंच के ली पाती है कि उसकी माँ रूथ ऑलरेडी नन बन के घर के अंदर आ चुकी थी और रूथ के हाथ में गिफ्ट वाला पैकेज का रैपर था, व्हिच मींस कि डॉल को ऑलरेडी ओपन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ली यहाँ कार्टर को वॉर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन हम कार्टर को ऑलरेडी थोड़ा गुस्से वाले मूड में देखते हैं और वो ली की एक नहीं सुनता। इट वाज क्लियर कि डॉल का इफेक्ट कार्टर पे होने लग गया था और थोड़ी ही देर में कार्टर चाकू से अपनी बीवी को मार देता है। देन वो रूबी को मारने बढ़ता है, लेकिन ली कार्टर को शूट करके उसे वहीं मार गिराती है। अब रूथ देखती है कि रूबी बच गई और लॉन्ग लेग्स का ट्रायंगल पूरा नहीं होगा, इसलिए वो शैतान को प्रेज करते हुए रूबी को मारने बढ़ती है। ऐसे में ली को अपने ही हाथों से अपनी मॉम को भी शूट करना पड़ता है। फिर ली रूबी को डॉल से दूर करती है एंड वो अपना गन डॉल पे पॉइंट करती है। अब यहाँ वो मोस्टली ट्रिगर तो दबाती है, लेकिन गन से गोली नहीं निकलती। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि या तो गोली खत्म हो गई हो या फिर समहाउ गन की सेफ्टी लॉक ऑन हो गई हो। द पॉइंट हियर इज कि डॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती और ली रूबी से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ऑल्दो हम रूबी और ली दोनों को उसी जगह पे खड़ा देखते हैं, आई मीन ली एक टक डॉल को घूरे जा रही थी, मानो वो किसी ट्रांस में हो या फिर वो फ्रीज हो गई हो। इसी के पैरेलल में हमें लॉन्ग लेग्स का इंटरोगेशन वाले कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जहां वो पागलों की तरह हंस रहा था। इन द एंड लॉन्ग लेग्स हेल सेटन कह के किस देता है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लॉन्ग लेग्स मूवी की कहानी और एक्सप्लेनेशन के टाइम मैं आपको कई चीजें इतनी डिटेल में बताया हूं कि अब तक प्लॉट एकदम क्लियर हो गया होगा। हाउएवर स्टिल कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में है, जिसका मैं अब एक एक करके जवाब दूंगा। साथ ही हम कुछ थियरीज पे भी बातें करते हुए एंडिंग को समझेंगे। तो फिल्म का मेन विलन ऑफ कोर्स डेल कॉबल है, जो कि पेशे से एक डॉल मेकर था और वो खुद को लॉन्ग लेग्स कहता था। लॉन्ग लेग शैतान को पूजता था और वो स्पेसिफिक डेट्स पे कत्ले करके एक सैटानिक सिंबल बना रहा था, which was the inverted triangle। बेसिकली लॉन्ग लेग्स एक डॉल बनाता, देन डॉल के सर में एक ऐसा मेटल स्फीयर डालता जिससे घर के हस्बैंड पागल होके बीवी को मार देता, देन बेटी को भी मार देता एंड इन द एंड खुद को भी खत्म कर लेता था। अब वो 9 साल की बच्ची वाली फैमिली को ही क्यों चुनता था? वेल, इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया गया है, बट आई बिलीव कि इसका कनेक्शन 9 सर्कल्स ऑफ हेल से जरूर होगा। इनफैक्ट 9 सर्कल्स ऑफ हेल वाली किताब भी हम फिल्म के दौरान देख पाए हैं, जिसकी मदद से ही ली लॉन्ग लेग्स के क्रिप्टिक लेटर्स को डिकोड कर पाई थी, या फिर वो इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाई थी। मतलब उस किताब की मदद लगी थी। अब उन्हीं बच्चियों को क्यों चुना जा रहा था जिनका जन्मदिन 14th को था? वेल, आई बिलीव लॉन्ग लेग्स ली को अपनी पहली विक्टिम चुना था, लेकिन ली के मॉम के साथ पैक्ट बना के वो ली को बख्श दिया। अब क्योंकि ली का जन्मदिन 14th को था, तो अपनी सीरियल किलर वाली इमेज बनाने के लिए या फिर पैटर्न किलिंग्स के लिए लॉन्ग लेग्स उन्हीं बच्चियों को चुनने लगा जिनका जन्मदिन 14th को हो, या फिर हो सकता है 14th का कुछ और भी बहुत ज्यादा तगड़ा रेफरेंस हो, जो कि मैं अभी तक कैच नहीं कर पाया हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने फिल्म को सिर्फ एक बार देखा है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे रूथ हमेशा ली से पूछती थी कि क्या वो प्रेयर्स करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूथ को पता था कि उनके घर के बेसमेंट में शैतान खुद बैठा है, तो भैया प्रेयर्स करना तो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट रूथ क्लियरली बोलती है कि वो ली को बचाने के लिए और उसे ग्रो होता देखने के लिए इतनी सारी फैमिलीज को मरवाई। बेसिकली वो सब कुछ ली के लिए कर रही थी, एटलीस्ट दिस इज व्हाट रूथ सेड। बट देन एंड में जब रूथ को पता चला कि लॉन्ग लेग्स मारा गया था, तो फिर भी वो रुकी क्यों नहीं? क्यों वो कार्टर के फैमिली को भी खत्म करने डॉल लेके निकल गई? वेल, मेरा मानना है कि इतने सालों तक शैतान का काम करते करते रूथ पूरी तरह से करप्ट हो चुकी थी एंड इन द एंड वो खुद भी शैतान की बिडिंग अपने इच्छा के लिए करने लगी थी। तभी तो वो रूबी को मारने भी दौड़ी, लेकिन एन वक्त पे ली अपनी मां रूथ को शूट करके मार दी। अब ली की बात की जाए तो उससे एसोसिएटेड डीमन को हमें कई बार हिंट किया गया। फॉर एग्जांपल, ली को स्नेक्स के विजन्स आते थे और स्नेक्स को अक्सर इन डीमंस वगैरह से कनेक्ट किया जाता है। देन फिल्म में मैं 7 जगहों पे नोटिस किया था जब ली कहीं जा रही होती तो उसके बैकग्राउंड में शैडोज वगैरह ऐसे फॉर्म होते मानो डेविल हो विद हॉर्न्स। अब क्योंकि फिल्म सिर्फ थिएटर्स में है, ओटीटी पे नहीं आई है, तो मैं इसे बार बार नहीं देख पाया एंड मैं आपको पिक्स भी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो में सिर्फ ट्रेलर से ही पिक्स ले पाया हूं मैं। बट स्टिल, जब भी आप फिल्म देखिएगा तो आप बैकग्राउंड को जरूर नोटिस कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब ली अपनी माँ के घर में ड्रिंक या खाना बना रही होती है और उसने लॉक डोर नोटिस किया, आप एक पॉइंट पे डोर के विंडो के टॉप से बाहर डेविल को देख सकते हो।
देन पुलिस प्रीसिंक्ट में एविडेंस के दौरान भी शैडो दिखा था, देन जंगल में जब वो इनिशियल लेटर मिला था, एंड वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे सीन्स हैं। अब लॉन्ग लेग्स खुद को लॉन्ग लेग्स ही क्यों कहता था? वेल, फर्स्ट सीन में जब वो ली से बचपन में मिलने आया था तो वो ये बात मेंशन करता है। वो ली से बच्चे की तरह अप्रोच करने की कोशिश करता है पर कहता है, ओ सॉरी, मैं अपने लॉन्ग लेग्स लेके आ गया। मतलब उसे ली से बात करने के लिए झुकना पड़ा और शायद यहीं से लॉन्ग लेग्स नाम उसके दिमाग में आया होगा। एक और सवाल ये कि कैरी एन कैसे बची थी और उसका क्या हुआ? वेल, कैरी एन मोस्टली इसलिए बची क्योंकि लॉन्ग लेग्स को उस वाली किलिंग्स के दौरान कुछ ज्यादा ही मजा आया, एंड इन टर्न वो कैरी एन को बख्श दिया। लेकिन ये सिर्फ एक बॉट टाइम था, मतलब सिर्फ बख्शा था कुछ समय के लिए, क्योंकि लॉन्ग लेग्स के मरने के बाद कैरी कूद के खुद को मार ही ली, और वो भी खुद को 13 तारीख को ही मारी थी, हेंस कंप्लीटिंग द पैटर्न। हम सब जानते हैं कि कैरी तो ऐसे भी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थी ही, तभी तो लॉन्ग लेग्स एक विजिट में कैरी के 20 साल के मेंटल स्टेट को ठीक कर दिया था, और लॉन्ग लेग्स से उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको कूद के अपनी जान दे देनी है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज कि मूवी के एंड में क्या हुआ? इसको लेकर इंटरनेट पे कई थियरीज है, लेकिन मैं आपको दो मेन थियरीज बता देता हूँ। पहली थ्योरी तो एकदम पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वाली है, जहां लोग मान रहे हैं कि ली डॉल को आगे डिस्ट्रॉय कर देगी एंड देन वो रूबी को पालेगी। यहाँ एक डेविएशन ये भी हो सकता है कि भले ली डॉल को डिस्ट्रॉय ना करी हो, बट स्टिल वो रूबी को यहाँ से लेकर निकल लेगी और कहीं दूर चली जाएगी। अब मैं पर्सनली इस थ्योरी को नहीं मानता, इसलिए मैं आपको सीधा सेकंड थ्योरी बताता हूँ जो कि थोड़ी डार्क है एंड इट रिजेंबल्स माय थिंकिंग। इसके हिसाब से ली पे हमेशा से शैतान का साया था एंड शी वाज डेस्टिन्ड टू कैरी द लेगेसी ऑफ लॉन्ग लेग्स। लॉन्ग लेग्स जानबूझ के ली के परिवार को चुना था और बचपन से वो ली को ऐसे माहौल में ट्रेन किया था जिससे ली भी भगवान से दूर हो जाए। फिल्म में आपने देखा होगा कि ली प्रेयर्स वगैरह ऐसे भी नहीं करती थी, इनफैक्ट वो काइंड ऑफ एथिस्ट जैसी थी। तो हम कह सकते हैं कि उसका दिमाग एकदम क्लियर था टू प्रीच एनीथिंग सैटानिक। इसके अलावा ली काफी इंट्रोवर्ट थी एंड दिस वाज क्लियरली विजिबल थ्रू आउट द मूवी। नाउ ऑफ कोर्स ली को ये पूरी ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग वाली बातें याद नहीं थी टिल द एंड। क्यों? क्योंकि उसकी भी जो एक लाइफ साइज डॉल थी उसका यही असर था कि ली को कुछ याद ही नहीं था। लेकिन इन सब चीजों का प्रभाव ली के जिंदगी में हमें बार बार दिखा, जैसे बैकग्राउंड में शैडोज में मॉन्स्टर दिखना, या फिर ली के पास साइकिक एबिलिटीज होना जिससे वो अपना जॉब अच्छे से कर पा रही थी, वगैरह वगैरह। इस पूरे बकवास का पॉइंट ये है कि इन द एंड ली या तो खुद लॉन्ग लेग्स बन जाएगी, यानी अब वो ढेर सारी नई किलिंग्स शुरू करेगी, या फिर वो रूबी को मार के ट्रायंगल कंप्लीट करेगी। सोच के देखो, ली को आखिर कौन फोन किया कि रूबी के बर्थडे पे आ जाओ करके? लॉन्ग लेग्स तो मर चुका था और हम फिल्म में शैतान को लिटरली कहीं भी नहीं देखे, तो शैतान खुद कॉल थोड़ी किया होगा। आई बिलीव कि ली के सबकॉन्शियस माइंड को पता था कि फाइनल विक्टिम कौन हो सकती है, और फोन कॉल आना वो सब बस मेटाफोरिकली हमें दिखाया गया है। यानी ली उस पूरे कॉन्वर्सेशन को इमेजिन करेगी, ऑल्दो एंड तक ली अपने कॉन्शियंस को बचा के रखी थी, तभी तो वो रूबी को बचाई। बट शायद इन द एंड ली भी टूट गई एंड शी विल नाउ वॉक ऑन सेटन्स पाथ। ली का उस डॉल को एक टक घूरे जाना और पिस्टल से शूट नहीं करना इसी बात को डिपिक्ट करता है। लेकिन हाँ, अगर आप इतना डार्क नहीं जाना चाहते तो आप मान सकते हैं कि ली यहाँ रूबी को बचा लेगी और उसे एक अच्छी लाइफ देगी। पिस्टल में शायद गोली नहीं थी इसलिए शूट नहीं हुई, और ली उस टाइम बस बहुत ही आश्चर्य में थी, इसलिए वहां रुक गई थी और बस बोल रही थी कि हमें ऐसा निकलना है, लेकिन निकल नहीं रही थी। सो यू कैन आइदर चूज द लाइट और डार्क। और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी थ्योरी में मानते हैं, अच्छी वाली में या फिर थोड़ी डार्क वाली में? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर मैंने यहाँ कुछ मिस किया है या फिर आपके पास कुछ अमेजिंग थियरीज है एडिशनल जोड़ने के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना।